क्वेश्चन है, अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज गॉड। यानी कि वो कह रहा है ऐसा इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि ये बताता है, किसी के बारे में कुछ कहता है। ठीक है, तो देखो वो कौन सा वर्ड है। तो वो जो वर्ड होता है वो होता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है भाई? वर्ब का मतलब होता है जब कोई कार्य, कोई एक्शन वगैरह होता है तो उसको तो बोलते हैं। यहाँ पर देखो सेइंग बोल रहा है, किसी के बारे में कुछ कहना। मैंने बोला कि आप पढ़ा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, टीच कर रहे हो। तो टीच मतलब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये तो चलो आपने सीख लिया कि अब जो कोई भी अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहे तो कहना जो एक एक्टिविटी होती है और उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो आप आराम से यहाँ पर वर्ब पर क्या कर लोगे, टिक कर लोगे। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा देहाती तरह से बताता हूँ, यानी जिनकी मोटी बुद्धि होती है, जिनके समझ में नहीं आता है, आराम से इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनको बताता हूँ। देखो वर्ब का एक तरीका बताता हूँ पहचानने का। वर्ब क्या होता है, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है, देखो वर्ब का वर्ब क्या लिख रहा है दोस्त, यहाँ पर लिख रहा है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। और क्रिया का मतलब एक लड़की हो गई प्रिया। तो क्रिया को मतलब बोला मैंने प्रिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि जिसके लास्ट में ना आ जाए, मैक्सिमम आप 99% आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, जिसके लास्ट में ना आ जाए मतलब वो वर्ब है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिख रहा है गो। अब गो मतलब क्या हो गया, जाना। तो हिंदी लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है ना, मतलब ये वर्ब है। यहाँ पर देखो सी, सी का मतलब क्या हो गया, देखना। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ना आ रहा है मतलब ये वर्ब है। अब आप कहेंगे सर नाना। अब सर नाना एक वर्ब है क्या? नहीं नहीं, नाना को आप देख सकते हो लेकिन सी को नहीं देख सकते। गो तो ये एक्टिविटी होती है, नाना ये नाउन है। क्या ये नाउन? और एक बात सोचो यार, आप जिसमें सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिसकी होती है, जिसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं, वही वर्ब होती है। बताओ नाना में क्या आप आईएनजी लगा दोगे? नहीं लगा सकते। क्या इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है नाना जी की? नहीं होती। मतलब ये भाई वर्ब तो नहीं हो सकता। अगर वर्ब है तो मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म हो सकती है, आईएनजी भी ऐड होगी। देखो इन सब में सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, आईएनजी ऐड हो जाती है, मतलब ये वर्ब है। वर्ब की पहचान सिंपल, जिसके लास्ट में ना आ जाए। तो ये तो एक एग्जाम्पल, तो सिर्फ बहाना है, बाकी आपको डीपली भी बताना मेरा परम उद्देश्य है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। नाउन का बता दिया, जो भी आपको अपनी आंखों से आप जो भी कुछ देखते हैं वो सब क्या है, वो सब नाउन है। जैसे मान लीजिए आप क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर आपको क्या दिख रहा है, अभी आप देख रहे हैं तो देखो आपको अपना फोन दिख रहा होगा। ठीक है, और देखो जो मैं कुछ ये कुछ कुछ कर रहा हूँ ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो आंखों से जो भी कुछ देखते हैं वो नाउन होता है, जिसके लास्ट में ना आ जाए मतलब वो वर्ब होता है। ठीक है, और एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन की जगह पर यूज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा मैंने, सपोज करिए रोहित इज माई स्टूडेंट, रोहित मेरा स्टूडेंट है। अब रोहित की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, ही इज माई स्टूडेंट। बार बार रोहित का नाम लिया, मतलब अब ये ही क्या हुआ कि मैंने रोहित की जगह पर यूज किया है ना, मतलब ही जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पर सीता होता तो सीता की जगह में शी कर देता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये प्रोनाउन हो जाता। चलो, एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटी बताए, चलो छोटा सा बता देता हूँ। जैसे आपने बोला बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, सर थोड़ा जोर से बोलो वीडियो में आवाज नहीं आ रही है। वो क्या बोलते हैं पता है, उन वो लिखा होता है कि सर स्पीक लाउडली, वो ऐसे लिख देते हैं, सर प्लीज स्पीक लाउडली, SLOUDLY। स्पीक लाउडली बोलते हैं, इसका मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि जोर से बोलो, जबकि ये गलत है। स्पीक लाउडली का मतलब जोर से बोलना होता ही नहीं है। सर फिर क्या होता है, देखो एक्चुअल में लाउडली वर्ड को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर मैं इसका नेगेटिव बना दूं, मतलब डू नॉट स्पीक लाउडली, ये ठीक है, क्योंकि लाउडली का यूज करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव होगा तभी लाउडली लगा सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा डू नॉट स्पीक लाउडली, इसका मतलब है जोर से मत बोलो। लेकिन आपको बोला है सर अगर हम ये बोलेंगे जोर से बोलो, फिर आप उसे क्या बोलेंगे, आपने मना कर दिया कि लाउडली तो यूज करना ही नहीं है। देखो अगर वो पॉजिटिव सेंस है, जैसे आपने बोला जोर से बोलो, तो उसके लिए बोलो स्पीक अलाउड। क्या बोलो, स्पीक अलाउड। अलाउड वर्ड यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, ये पॉजिटिव है ना, इसमें कोई नेगेटिव नहीं आ रहा। मतलब पॉजिटिव सेंस है तो आप अलाउड यूज करेंगे, अगर नेगेटिव है डू नॉट वगैरह आ रहा है तो आप लाउडली यूज करेंगे, अलाउड यूज नहीं करेंगे। ये बेसिक मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, ये इजिली हर कोई बंदा नहीं जानता है इसे, बल्कि बोल देते हैं स्पीक लाउडली, डोंट स्पीक लाउडली, बस बड़बड़ा देते हैं। बाकी रियलिटी तो फैक्ट ये है कि नेगेटिव में लाउडली, पॉजिटिव में अलाउड। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड, यानी ऐसी वर्ब, वर्ब के लास्ट में जिसमें रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट आ जाए, उस वर्ब को क्या बोलते हैं? देख सुन, ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, मतलब उसका मीनिंग पूरा नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसको, ऐसी वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा मतलब क्या हो गया इसका, कि उसका मीनिंग नहीं निकल सकता। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं जो भी बता रहा हूँ उस चीज को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, आएगा ही आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला
कि आई टीच, इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अब क्या हो गया, आपका जो टीच का जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर निकल के आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में। तो ये जो वर्ब है वो क्या, कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैंने बोला कि आई सी, मैं देखता हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है। मतलब मैंने बोला आई गो, मैं जाता हूँ, पूरा मतलब दे रहा है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, जब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इसी वर्ब को बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम, ऑब्जेक्ट का रिक्वायर होता है मीनिंग पूरा करने के लिए, तो उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर बोला अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है उसे पूरा मीनिंग करने के लिए। आगे देखो, करेक्ट सेंटेंस इज, इन चार में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ के फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए पहले मैं पढ़ लूं फिर आप पढ़ना, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला है, समझ में आ गया। यानी होता क्या है मेरे दोस्त, होता ये है कि अगर वर्ब के बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट यदि आ जाते हैं, तो ये रूल होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो इससे पहले में यानी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं ये नहीं। समझ में आ गया। यानी ही टीचेज अस इंग्लिश, इसका मतलब क्या, वह हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। समझ में आ गया। जैसे आई टीच यू, आप थोड़ा आप बोल के देखो, आप ये बोलते हैं क्या, आई टीच यू इंग्लिश, क्या बोलते हैं, आई टीच यू। आप ये थोड़ी बोलते हैं कि आई टीच टू यू इंग्लिश, नहीं नहीं, आई टीच यू इंग्लिश बोलते हैं। देखो अब इसमें आप सोचेंगे, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, देखो यू। समझना, मैं इस प्रैक्टिस सेट को इसीलिए लिया था कि मैं समझा सकूं इस वर्ब का कॉन्सेप्ट। ये लास्ट में यू आ रहा था और इंग्लिश आ रहा था। अब सोचेंगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो जो निर्जीव, जो जैसे देखो यहाँ पर यू है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो आपको जिंदा दिख जाए, जो जीवित है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो निर्जीव है। जैसे मान लो इंग्लिश है, यहाँ पर ये निर्जीव है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये रूल होता है कि सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि पहले आप यू वगैरह लिखेंगे और फिर इंग्लिश वगैरह आएगा। तो ये तो रूल चलता है, यानी वर्ब के यहाँ वर्ब लिख दो टीच और उसके बाद यू इंग्लिश लिख दो। लेकिन अगर आप इसे उल्टा करेंगे, मतलब इंग्लिश को पहले ला रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं और इनडायरेक्ट यदि आप बाद में करेंगे तो फिर आपको टू लगाना पड़ेगा। ये बात है, समझ में आ जाना। यानी ही टीचेस अस इंग्लिश हो जाएगा, या फिर अगर आप इसे यहां करोगे और इसे पीछे करोगे तो टू लगा देना, ही टीचेस इंग्लिश टू अस। समझ में आ गया। यानी इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। देखो वर्ब टू बी, यहां पर समझो जो टू बी वाली वर्ब कौन कौन सी होती है। देखो इज, आर, एम, वॉज, बर, इज, आर, एम, वॉज, बर, ये सब ये जो होती है टू बी वाली वर्ब होती हैं। और टू बी वाली वर्ब के बाद याद रखना वर्ब में क्या आता है, आईएनजी आता है एक्टिव फॉर्म में। तो यहां पर देखो इज, आर, एम, यानी ऑल ऑफ दीज। आगे देखो आफ्टर टू बी वर्ब वी यूज, अभी मैंने क्या बताया था कि टू बी वाली फॉर्म कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि आफ्टर टू बी, यानी टू बी वाली वर्ब के बाद कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इनमें से देखो अभी बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब सी वाला एकदम सही है। इन्हें आप खुद भी यदि आप सीखेंगे घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस आफ्टर टू बी वर्ब, यानी वो ये कह रहा है कि देखो मैंने अभी क्या बोला आपसे, अगर टू बी वाली फॉर्म में और एक्टिव के फॉर्म में तो हम वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे। लेकिन अगर वो पैसिव, और आपको पता है पैसिव के अंदर जो भी फॉर्म हो, चाहे वो टू बी वाली हो चाहे हैज हैव हैड कुछ भी हो, उन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। आती नहीं आती तो इसे तो आप डायरेक्टली बिना देखे भी कर सकते हैं कि यार पैसिव की बात हो रही है, मतलब थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही लगाना है। आगे देखो मॉडल्स आर, यहां पर देखो ए बी सी और देखो यहां पर डी वाला ये रहा। यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से ए बी सी डी में से मॉडल कौन सा है। तो देखो मॉडल वाला तो ये सिंपल है, इसको समझना। जैसे अगर आपको कहीं बोले कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, बिल, वुड, मस्ट और टू नीड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। तो इज आर ए में तो टू बी वाली वर्ब होती है, अभी बताया था, ये भी टू बी वाली वर्ब है। तो यहाँ पर मॉडल वाली बताओ कौन सी वर्ब है, यहाँ पर विल, शैल, ये वाला, तो सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा विद द मॉडल वर्ब वी यूज, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझना। यानी कि टू बी वाली वर्ब कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर। अगर एक्टिव है तो वर्ब के इनके बाद डायरेक्ट आईएनजी। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, ये एक्टिव वॉइस है ना। अब आई एम टीचिंग लिख रहा है तो इज, आर, एम, ये टू बी वाली वर्ब के बाद आईएनजी आ रही नहीं आ रही, ये वाला रूल मैंने फॉलो कर दिया।
लेकिन अगर मान लीजिएगा मॉडल आ रहा है, जैसे आपने ये तो सुना होगा ना, आई कैन डू, बेटा यू कैन डू, आप कर सकते हो, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये पढ़ा है ना, मतलब ये क्या मॉडल है। तो याद रखना मॉडल के बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और इसमें कोई भी आईएनजी वगैरह नहीं लगाते। समझ में आ गया? मॉडल कोई सा भी हो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी अगर वो एक्टिव में दे रखा है तो यहाँ पर मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आती है बताओ? इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ में आ गया? आईएनजी यानी टू बी वाली में आती है, अगर वो हम बात करें, अगर वो पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म आएगा, और मॉडल है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, वुड, इन सब के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। समझ में आ गया? आगे देखो, चलो मैं एक प्रैक्टिस सेट लूंगा, उसके बाद आपकी नॉलेज को चेक करूंगा। अब आप इसे नॉर्मल क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ही नीड नॉट, ये लिख रहा है ना, अब याद रखना कभी भी नीड आ जाए या फिर डेयर आ जाए तो वो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है। तो अगर हम हेल्पिंग वजह से मान लो यहाँ पर लिख रहा है डज नॉट, क्या लिख रहा है बताओ? डज नॉट। तो डू डज ऐसे या ऐसे काम करता है जैसे नीड है, डेयर है, ये सेम डू डज की तरह कार्य करता है। ठीक है, बट क्या होता है, डू डज तो खैर डू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन नीड और नीड जो होता है ना, अब नीड यहाँ पर लिखा है जैसे नीड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो बताओ अगर ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब यूज हो रही है यहाँ पर। अब मॉडल वर्ब के बताओ कौन सी फॉर्म आती है? अभी मैंने बताया था मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो मैंने राइट वाले अभी मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया था, तो अभी मुझे बताइए RITE, मैंने पुरानी वाली वीडियो में उसका मतलब बताया, RITE का मतलब क्या होता है बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी बताया था, ये पेपर में आया था। डैश नॉट ही गो देयर, देखो इंटेरोगेटिव है, तो अगर वो इंटेरोगेटिव है मतलब क्या हो गया कि आगे आगे इंटेरोगेटिव यानी वो हेल्पिंग वर्ब यूज करवा रहा है। तो देखो मैंने भी बताया जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है, मॉडल वर्ब की तरह कार्य करता है, मतलब क्या हो जाएगा इसमें? नीड आ जाएगा, यानी नीड नॉट ही गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो नीड्स वगैरह नहीं आ सकता क्योंकि ये तो वर्ब के वर्ब में यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, तो वो नीड होता है। ठीक है, आगे देखो, देखो ये भी इंटेरोगेटिव है और आगे यूज हो रहा है, तो बताओ इसमें डू डज टू, टू आ नहीं सकता, ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है, तो डज लगा दिया, डज ही नीड हिज हेल्प। तो देखो जो नीड होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, तो इसमें दोनों क्वालिटी होती है। ऐसे डेयर होता है, तो यहां पर बात है इंटेरोगेटिव की, ही के साथ क्या आएगा? डज आएगा, टू नहीं आ सकता, डू नहीं आ सकता। आगे देखो, ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। तो अब आपको पता होगा टेंस आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पढ़ा होगा, उसमें हैज हैव हैड के बाद कौन सी वर्ब आती है बताओ? थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर हैज है या फिर हैव है तो इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड होती है। क्या होती है? हैड होती है, यानी हैज हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, हैड होती है। तो हमें पता है हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है बताओ? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? हैड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड। बच्चे सोचिए सर हैज भी आ गया हेड भी आ गया, अरे नहीं यार, ये तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है हेड और ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों अलग अलग है। आगे ही इज डैश माई बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ही इज, अब मैंने अभी बताया था टू बी वाली फॉर्म आपको बताई थी, ऊपर बताया था इज आर एम वॉज वर, ये टू बी वाली फॉर्म, और इनके बाद वर्ब में क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म इनके बाद आती है। जैसे मैंने बताया था आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूं, तो बताओ एम के बाद क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है, सेम ऐसे इज आ रहा है, अब इज के बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म मतलब हैविंग हैविंग आ जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा ना? आगे देखो ये इंटेरोगेटिव है, और डेयर मैंने भी बताया डेयर हो या फिर नीड हो, तो यहाँ पर अगर वो एक तरह डब्ल्यू एच की तरह कार्य कर रहा है मतलब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा इसमें? अपोज है, अपोजेस, तो ईएस एक्स्ट्रा उसने लगा दिया। सर अपोजेस क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा मेरे दोस्त क्योंकि आपको पता है इंटेरोगेटिव में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना कि उसमें एस और ईएस। सर थोड़ा दोबारा समझाना, जैसे मान लो अगर मैंने लिख रहा है ही गोज, वह जाता है, ये लिख रहा है ना, अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? डज ही गो होगा या नहीं होगा? मतलब इससे समझ में आएगा? अगर सिंपल है तो हम उसमें एस और यूज करते हैं ना, अगर वो इंटेरोगेटिव हो गया मतलब उसमें हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि कोई उसमें एस और ईएस। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, इंटेरोगेटिव है, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई ये, ना कि इसमें एस और एस वाला। अगर वो सिंपल होता, जैसे मान लो डेयर नहीं होता और एक क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो यहाँ पर अपोजिस आ जाता। आगे देखिएगा, हाउ डेयर शी डैश हिम, देखो ये इंटेरोगेटिव है, यहाँ देखो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टच आ जाएगा। आगे
ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। यहां पर क्या आ सकता, देखो अभी मैंने आपको समझाया था, अगर हैजेव आता तो यार हैजेव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है। तो बताओ एबल ये कोई थर्ड फॉर्म थोड़ी है, मतलब हैज तो आएगा नहीं भाई। अब बचा इज और एम, ये बताओ एम किसके साथ आता, आई के साथ, लेकिन यहां पर तो ही दे रखा है, तो ही के साथ आता इज, तो इसलिए यहां पर एज आ जाएगा। अब देखिए आगे एक ये दो और क्वेश्चन, इनको और ध्यान से समझ लीजिएगा। ही डैश टू स्टे हेयर टिल आई रिटर्न, यानी जब तक मैं लौटता नहीं हूं तब तक उसे रुकना रुकना है यहीं पर, ठीक है, वो रुकने वाला है। अब यहां पर क्या आ सकता है, देखो सुनो, पहली बात तो इज आर एम, ये बहुत सिंपल सी बात है, पहले इसे समझा देता हूं। देखो अगर कभी भी सिंगुलर आए, जैसे ही, शी, इट या फिर नेम, अगर ये सिंगुलर आता है मतलब इनके साथ आपको इज लगाना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना, बहुत डीपली समझा रहा हूँ। पता है जो बच्चे होशियार हैं उनको ऐसा वो कमेंट जरूर करेंगे, बोलेंगे राम सर क्या पढ़ा रहे हो, इतना छोटा सा लेवल पढ़ा रहे हो। यार आप तो होशियार हो, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता, पता है आप तो क्या है, पढ़े लिखे हो, आप तो होशियार हो, आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़े कमजोर है, उनका इंग्लिश कमजोर है, पता है अगर उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उनके चेहरे पर जो खुशी और जो हैप्पीनेस आएगी ना, जो कमेंट में मुझे हैप्पीनेस मिलेगी कि सर आपकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन क्वालिफाई कर लिया, एक क्वेश्चन मुझे ज्यादा मिल गया और इंग्लिश मैंने पास कर लिया, आपकी वजह से नौकरी मिल गई, यार ये बड़ी खुशी होती है। तो जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी खुशी इतनी मैटर नहीं करती, इतनी खुशी ज्यादा अच्छी किसकी लगती है, जो कमजोर होता है, उसको इंग्लिश नहीं आता लेकिन उसको समझ में अब आने लगा है, तो यार इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसलिए जो कमजोर है उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उनकी तरफ, ताकि उनका भी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाए। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया, और मैंने ये बताया था आई के साथ क्या था, एम। अगर प्लूरल आ जाए, जैसे यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, या फिर नेम्स आ जाए, राम एंड श्याम, तो आप आर लगाएंगे। ही सिंगुलर इसलिए एज आ जाएगा, ठीक है। अब ओहो, अभी मुझे समझ में आया, आपके दिमाग में आ रहा हो राम सर आप गलत पढ़ा रहे हो, एकदम गलत पढ़ा रहे हो सर, आपने अभी बताया था कि अगर टू बी वाली फॉर्म आ जाती है तो इनके बाद तो सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, लेकिन यहाँ पर तो टू आ रहा है, यहाँ तो कोई आईएनजी नहीं आया, या तो ये सेंटेंस गलत है या तो फिर आप गलत पढ़ा रहे हो। वैसे मुझे पता है कि ये आपने कभी सोचा नहीं होगा, मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है। देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। होता ये कि अगर कभी भी इज, आर, एम या फिर वॉज वर, ये टू बी वाली फॉर्म होती है, अगर इनके बाद डायरेक्ट आईएनजी यूज होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर इनके बाद टू यूज हो रहा है और उसके बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब ये हो गया कि ये इज, आर, एम, वॉज वर है, इसका मतलब है बाला वाली। क्या मतलब हो गया, बाला वाली, समझना मेरी बात को। अगर इज, आर, एम, बॉजवर के बाद आईएनजी लगेगा तो इसका मतलब तो वही होगा, रहा है, रहा था, रही थी, ठीक है। लेकिन अगर इज, आर, एम, बॉजवर के बाद अगर टू करके फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ लेना इस इज, आर, एम का मतलब रहा ही नहीं होगा, इसका मतलब हो गया बाला वाली। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि आई एम टू, ठीक है, आई एम टू ज्वाइन द एयरफोर्स, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर एसआरएम के बाद टू और फिर फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, बाला वाली बोला है ना। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहा हूं, ऐसा कुछ बोला नहीं। अगर एसआरएम बॉसवर्क के बाद टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मतलब ये बाला वाली को शो करता है। एक और होता है बाला वाली के लिए अबाउट टू, ये तो आपने खूब धुआंधार पढ़ा होगा। अबाउट टू का भी मतलब क्या होता है, बाला वाली। इनसे पहले अगर आप इज, आर, एम लगाओगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, जैसे मैं नाचने, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम अबाउट टू टीच। तो मतलब अगर इज, आर, एम आएगा तो लास्ट में है शब्द लगा देना, अगर यहाँ वॉज वर लगा दोगे तो लास्ट में था आ जाएगा। मतलब जैसे मैं पढ़ाने वाला था तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज अबाउट टू टीच यू, तो मतलब मैं पढ़ाने वाला था, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच। तो मुझे लगता है पूरा समझ में आ रहा होगा यार। आई नोन इट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैंने 10 बार समझा दिया कि अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म एक में आ रहा है तो मतलब उससे पहले क्या आएगा, बताओ उससे पहले क्या आ सकता है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। ये टेंसेस का प्रॉब्लम है। चलिए मुझे लगता है